हेलो स्टूडेंट्स। आज हम समाजशास्त्र के सिद्धांत जो बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर है उसके सेकेंड यूनिट की संस्थाओं का अध्ययन कर रहे थे, जिनमें हम परिवार और नातेदारी का अध्ययन कर रहे हैं। नातेदारी के अंतर्गत हम उसका अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं का अध्ययन कर चुके हैं और नातेदारी की प्रमुख भूमिका और महत्व क्या है ये हम समझ चुके हैं। इसके बाद हमने अध्ययन किया था नातेदारी के भेद कौन कौन से हैं, उसकी श्रेणियाँ क्या हैं और नातेदारी से संबंध संज्ञाएँ कौन कौन सी हैं। अब हम अध्ययन करेंगे नातेदारी के नियामक व्यवहार या रीतियों का, जो प्रमुख रूप से समाजशास्त्रियों ने 6 भागों में बांटी हैं, जिनमें सबसे पहली है परिहास। परिहास का तात्पर्य होता है हंसी मजाक करना या जो है खुश रहना। यानी परिहास संबंध परिहार जैसा नहीं है, परिहार के उल्टा है, जिसमें संबंधों की घनिष्ठता पाई जाती है। परिहास के अंतर्गत दो रिश्तेदारों में परस्पर हंसी मजाक, गाली गलौज, यौन संबंधी अश्लील और भद्दे मजाक या कथन, एक दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि का समावेश होता है। इस प्रकार के व्यवहार प्रमुख रूप से विवाह संबंधियों के बीच में पाए जाते हैं। ये संबंध निम्न प्रकार के रिश्तेदारों के बीच में पाए जाते हैं, जैसे जीजा साली परिहास, जीजा साला परिहास, देवर भाभी परिहास, ननद भाभी परिहास, मामा भांजा परिहास, मामी भांजा परिहास, दादा पोती परिहास, दादी पोता परिहास, चाचा भतीजा परिहास, फूफा भतीजी परिहास आदि। जीजा साली परिहास, जीजा साला परिहास, देवर भाभी ननद भाभी के बीच हंसी मजाक के संबंध कई समाजों में प्रचलित हैं। इस प्रकार के संबंधों में हंसी मजाक नहीं बल्कि कभी कभी यौन संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। एक दूसरे की खिल्ली उड़ाना, नीचा दिखाना, पानी छिड़कना, कपड़े फाड़ना आदि सामान्य दिनों में तो होता ही है, परंतु होली और अन्य त्योहारों पर एवं विवाह आदि के अवसरों पर अधिक होता है। तो समाज में जो है अराहपो समाज है, उसमें जीजा साली में से कोई भी अगर देर तक सोता रहे तो जगने वाला सोने वाले पर ठंडा पानी गिरा देता है और आपस में जो है एक दूसरे का चुम्बन भी ले सकते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में बहुत सी जनजातियों में मामा भांजे के साथ परिहास के संबंध होते हैं। भांजा मामा की संपत्ति चुरा सकता है और उसके साथ स्वच्छंदता का व्यवहार कर सकता है। होपी लोगों में यही प्रथा है। कुछ पितृवंशीय परिवारों में एक व्यक्ति अपनी बुआ से परिहास कर सकता है। उत्तरी अमेरिका में देवर भाभी, जीजा साली के बीच परिहास संबंध अनिवार्य है। बैक्स द्वीप में फूफा भतीजी के बीच परिहास पाया जाता है। कई समाजों में दादी पोता में परिहास पाया जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन जो है परिहास संबंधों को एक ऐसी मित्रता का प्रतीक मानते हैं जिसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार के रूप में व्यक्त किया जाता है। डॉक्टर रिवर्स के मतानुसार परिहास के संबंध ममेरे फुफेरे विवाह संबंधों के कारण पैदा हुए। वेस्टरमार्क के मतानुसार जिन व्यक्तियों में परिहास संबंध होते हैं उनमें पारस्परिक समानता रही है। वे कभी भी जो है विवाह कर लेते थे। जीजा साली परिहास साली विवाह का और देवर भाभी परिहास देवर विवाह का सूचक हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे नातेदारी नियामक व्यवहार की जो रीति है वो दूसरी है परिहार या विमुखता। इसका अर्थ है कि कुछ संबंधी आपस में विमुखता बरतें, एक दूसरे से दूरी कुछ बनाए रखने का प्रयास करें और पारस्परिक सामाजिक अंतर्क्रिया को टालने का प्रयास करें। इस रीति के अनुसार कई संबंधियों के नाम लेना ना होता है, वर्जित होता है, या किसी न किसी प्रकार के संबंधियों के साथ परिचित रीति से बात करना भी वर्जित है। कभी कभी तो वे संबंधी आपस में एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, बातचीत भी नहीं कर सकते और आमने सामने भी नहीं आ सकते। परिहार के संबंध विभिन्न संबंधियों में देखने को मिलते हैं। उन्हें हम इस प्रकार स्पष्ट करेंगे कि जैसे भाई बहन परिहार है, सास दामाद परिहार है, सास बहू परिहार है, ससुर पुत्र वधू परिहार है, ससुर दामाद परिहार है, ज्येष्ठ और छोटे भाई की पत्नी के बीच परिहार है, ज्येष्ठ स्त्री के पति का पत्नी की बड़ी बहन से परिहार होता है। कई समाज में भाई बहन परस्पर परिहार का पालन करते हैं। लंका की बेड्डायट जनजाति में भाई बहन के बीच परिहार प्रचलित है। यहाँ तक कि वे
एक ही छत के नीचे नहीं आ सकते, साथ साथ भोजन भी नहीं कर सकते। कहीं कहीं तो वे परिहार पराकाष्ठा तक पहुंच गए हैं। रिवर्स ने ऐसे उदाहरण दिए हैं जबकि भाई बहन जीवन भर परिहार रखते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी उस घर में भाई का प्रवेश को इजाज़त नहीं होती जिसमें बहन का सब पड़ा हो। ट्रोबियांड द्वीपवासियों में यदि भाई अपनी बहन को प्रेमाचार करते देख ले तो तीनों को आत्महत्या करनी पड़ती है। पुत्र वधू और सास ससुर परिहार लगभग सभी समाजों में पाए जाते हैं। योकाघिर जनजाति में बहू अपने ससुर और जेठ के चेहरे को नहीं देख सकती और दामाद को भी अपनी सास और ससुर के चेहरे को नहीं देखना चाहिए। ऑस्ट्रिया जनजाति में जब तक कोई संतान पैदा ना हो बहू को ससुर के सामने जाने की मना है। यदि उनका कहीं सामना हो जाए तो वे मुंह को छिपा लेते हैं। न्यूगिनी की बुकाऊ जनजाति में दामाद और सास ससुर एक दूसरे के नाम नहीं ले सकते, परस्पर जो है छू नहीं सकते और ना ही साथ भोजन कर सकते हैं। ससुर को दामाद के सामने भोजन करना होता है तो मुंह ढककर करता है। यदि सास ससुर जो है यदि दामाद ससुर का खुला हुआ मुंह देख ले तो वहाँ से उठकर भाग जाता है। यानी कई जनजातियों में सास अपने दामाद का नाम तक नहीं ले सकती। ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में सास यदि जंगल में लकड़ियाँ चुन रही हो और उधर से दामाद आ जाए तो उसे पेड़ के पीछे छुप जाना होता है। भारतीय समाज में सास ससुर और जेठ से पुत्र वधू परिहार रखती हैं। यही नहीं पति के पिता के भाई उसकी पत्नियों से भी वधू परिहार रखती है। इस तरह छोटी बहन का पति पत्नी की बहन से भी परिहार रखता है। पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती है। टायलर जो समाजशास्त्री हैं उनके मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप मातृसत्तात्मक था। ऐसे परिवारों में दामाद बाहर का व्यक्ति होने के कारण एक अपरिचित व्यक्ति था, अतः वह अपनी एक पत्नी के साथ रहने आता है तो उसे सास के साथ प्रतिबंधित व्यवहारों का पालन करना पड़ता है। इसके बाद समाजशास्त्री फ्रेजर, उन्होंने परिहार का कारण निषिद्ध यौन संबंधों को माना है। वो मानते हैं कि कहीं उन लोगों में यौन संबंध ना हो जाए जो निकट के रिश्तेदार हैं जिनसे यौन संबंधों को मना है, इसलिए ही भाई बहन और सास दामाद परिहार पनपे। फ्रेजर मानते हैं कि विपरीत यौन संबंधियों तक तो उचित है, लेकिन ये एक ही लिंग के संबंधियों में जैसे सास वधू ससुर दामाद में भी परिहार को स्पष्ट नहीं करते हैं। फ्रेजर ऐसे परिहार को बाद में यानी विकसित हुआ वो मानते हैं। फ्राइड की व्याख्या यौन निषेधों से संबंधित है। उनके अनुसार लड़के और लड़की में विपरीत लिंगी माता पिता के प्रति यौन कामना बचपन से ही विद्यमान होती है। इस भावना को विकसित होने से रोकने के लिए परिहार प्रथा का प्रचलन हुआ। परिहार का पालन इसलिए किया जाता है कि बच्चे युवा होने पर कहीं कोई त्रुटि नहीं कर बैठें। सास दामाद ससुर बहू में परिहार का मुख्य कारण यह है कि उनके बीच यौन आकर्षण को रोका जाए, लेकिन यह तर्क जो है इसको बढ़ा चढ़ा करके भी बताया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है रीति वो आती है माध्यमिक संबोधन, तीसरे नंबर पे। तो कई समाजों में ऐसे नियम हैं जहाँ संबंधी को उसके नाम से नहीं पुकारा जाता। उसे पुकारने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को जो है माध्यम बनाया जाता है, इसलिए इसे माध्यमिक संबोधन कहते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में एक स्त्री अपने पति को पुकारने के लिए पुत्र या पुत्री का नाम लेकर पुकारती है, जैसे अमुक के पिताजी, अमुक की माँ आदि। टॉयलर जो है वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माध्यमिक संबोधन शब्द को मानव शास्त्रीय साहित्य में प्रयोग किया। इस प्रथा का प्रचलन टायलर, फ्रेजर, लेवी आदि ने दुनिया के विभिन्न भागों में पाया। टायलर माध्यमिक संबोधन की रीति की उत्पत्ति मातृसत्तात्मक परिवारों का कारण मानते हैं। ऐसे परिवारों में स्त्रियों की प्रधानता सर्वोच्च सत्ता होती थी। पति बाहर का व्यक्ति होने के कारण उसकी परिवार में उच्च स्थिति नहीं थी, अतः उसे द्वितीय संबंधी माना गया। इसलिए स्त्री उसे पुकारने के लिए बच्चों को माध्यम बनाती थी। इस रीति का जब विस्तार हुआ तो पति भी अपनी पत्नी को बच्चों के माध्यम से पुकारने लगा। लेवी के मतानुसार जो समाजशास्त्री हैं लोबी, वो इसे
स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि मातृसत्तात्मक परिवार ही इस प्रथा का कारण है। तो ऐसी दशा में पितृसत्तात्मक परिवारों में इसका प्रचलन क्यों है? यह प्रथा मातृसत्तात्मक परिवारों में पाई जाती है, जो मातुलेय है। तो मातुलेय जो है चौथे नंबर की जो है रीति है। तो ये मातृसत्तात्मक परिवार में पाई जाती है। यहाँ मामा अपने भांजे भांजियों के जीवन का प्रमुख स्थान रखता है, उनकी आत्मीयता का आधार होता है। पिता से अधिक मामा का दायित्व होता है। भांजियों की वफादारी पर मामा का विशेष अधिकार होता है। संपत्ति मामा से भांजे को हस्तांतरित की जाती है। भांजे पिता की बजाय मामा के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार यदि हम सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे और भांजियों के लिए सर्वप्रथम स्थान हो, तो वह उस प्रथा को मातुल्य कहा जाता है। मामा की ऐसी सत्ता को मातुल्य सत्तात्मक कहते हैं। यदि भांजी अपनी मामा के घर पर ही रहकर बड़े होते हैं, तो उसे हम मातृस्थायी परिवार कहते हैं। मातुल्य प्रथा मातृसत्तात्मक समाज का जो है सामान्य विशेषता कही जा सकती है। कई घर पर भांजे एवं पुत्र में संघर्ष देखने को मिलता है। ट्रोबियान द्वीप में मेलनोवस्की ने ऐसे ही संघर्ष का उल्लेख किया है। पितृसत्तात्मक कोमाचे और थोंगा जनजातियों में इस प्रथा का प्रचलन है। यदि विवाह के बाद पत्नी पति के घर जाकर रहती है, तो फिर भी पुत्रों के लिए मामा का घर द्वितीय शरण स्थल ही होता है। इसके बाद अध्ययन करेंगे 5वीं रीति का, पितृश्रेयस। जिस प्रकार से जो है मातृसत्तात्मक परिवार में मामा का अधिक महत्व और विशेष अधिकार होता है, वैसे ही पितृसत्तात्मक परिवार में पिता की बहन यानी बुआ, जिसे हम पितृस्वसा कहते हैं, उसका विशेष स्थान होता है। डॉक्टर रिवर्स ने वेक्स द्वीप में इस प्रथा का प्रचलन पाया। वहाँ बुआ ही भतीजे के लिए वधू ढूंढती है। भतीजा माँ से अधिक बुआ का सम्मान करता है। वहीं बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। उसकी संपत्ति को मनमाने ढंग से खर्च कर सकता है। भारत में टोडा जनजाति में बच्चे का नामकरण बुआ करती है। कुछ जनजातियों में बुआ का दाह संस्कार भी की क्रिया भी जो है उसका भतीजा करता है। दक्षिणी अफ्रीका की जनजातियों में बुआ के सम्मान की यह प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा के बारे में चैपल और कून के मतानुसार उन दोनों का मत है कि जिन संबंधियों से विवाह के बाद सामाजिक अंतःक्रिया शिथिल होने की संभावना होती है, उन्हें सतत बनाए रखने के लिए यानी लगातार बनाए रखने के लिए ही प्रथा का प्रचलन हुआ है। बुआ विवाह के बाद दूसरे परिवार में चली जाती है और अपने जन्म के परिवार से संबंध बनाए रखने के लिए पितृश्रेय प्रथा का प्रचलन हुआ है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे नातेदारी की 6ठी रीति का, जिसका नाम है सहप्रसविता या सहकष्टी। इस प्रथा का संबंध प्रसव काल से है। कुछ जनजातियों में ऐसी प्रथा है, जब पत्नी के संतान होने वाली हो तब पुरुष को उसके सारे निषेधों का पालन करना पड़ता है, जिनका पालन उसकी पत्नी करती है। वह भी उस प्रकार के कष्टों को झेलता है जो कष्ट प्रसवा को होते हैं। वह भी पथ्य का भोजन करता है। उसे भी प्रसवा पत्नी के कमरे में ही रखा जाता है। उसे भी प्रसवा की तरह अछूता माना जाता है। भारत में खासी टोडा जनजाति में यह प्रथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है। एक खासी पति को अपनी पत्नी की तरह जो है नदी पार करने, कपड़े धोने, उस समय तक जो है मना रहती है जब तक संतान होने के बाद देवी देवताओं की पूजा नहीं कर ली जाती। इस प्रथा के प्रचलन के कारणों को जो है अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अपने प्रकार से बताया है। इसे मातृक पितृक संकुल का संक्रमण अवस्था के अवशेष के रूप में भी माना जाता है। कुछ जनजातियों में इस प्रथा का कारण माता पर प्रतिबंध लगाकर उसको उसकी जादू टोने के बुरे प्रभाव से बचाए रखना है, ताकि नवजात शिशु कुशलता से जन्म ले सके। डॉक्टर दुबे जो हैं उनके मतानुसार इस प्रथा में जहाँ इस प्रथा का जो प्रचलन है
वो सामाजिक पितृत्व निर्धारित करने के लिए ही हुआ होगा। बहुपति विवाह तथा मातृ सत्तात्मक परिवारों में जहाँ संतान का जैविकीय पिता प्राय अज्ञात होता था, वहाँ वही इस व्यक्ति संतान का पिता माना जाता हो सेकष्टी रीति का पालन करता था। इस प्रकार से हम नातेदारी की जो संस्था है उसमें हम नियामक व्यवहार या रीतियों का अध्ययन कर रहे थे, जिनमें परिहार, माध्यमिक संबोधन, मातुलेय, पितृश्रेय और सहप्रसरता या सहकष्टी सम्मिलित हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में ना आए तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं।